नमस्कार। 30 मिनट्स जीएस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज बात करेंगे भारत की जलवायु की और कुछ अन्य पॉइंट के बारे में, भारत की मिट्टियां और विविध भारतीय संबंध में जो भी भौगोलिक परिस्थितियां हैं उनके बारे में। तो ये है क्विक रिवीजन सीरीज का ज्योग्राफी का आखिरी वीडियो। और आज के बाद क्विक रिवीजन जैसा भी नहीं होगा, इसके बाद होंगे 1500 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और करंट अफेयर्स। बस और क्या चाहिए, और अपने आप के अच्छे अच्छे मार्क्स। चलिए शुरू करते हैं। भारत की जलवायु से इससे सीधा सीधा एक ही क्वेश्चन बनता है जो छोटे एग्जाम होते हैं कि भारत की जलवायु किस प्रकार की। तो सीधा आंसर याद रखो, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। यही क्वेश्चन बनता है, बस खत्म। यही क्वेश्चन बनता है और सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। तो ग्रीष्म काल में मानसूनी पवनों का रुख दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर और शीतकाल में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम रहता है। अगर ये भारत का मैप है तो ये दक्षिण पश्चिम, यहाँ से उत्तर पूर्व की ओर रहेगा ग्रीष्म काल में, और शीतकाल में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। इस तरह से यहाँ पर क्रम रहता है। मानसूनी पवनों द्वारा समय समय पर अपनी दिशा बदल लेने के कारण भारत में निम्न ऋतुएं पाई जाती हैं। शीत ऋतु दिसंबर से 15 मार्च तक रहती है, ग्रीष्म ऋतु मार्च से 15 जून तक रहती है, और वर्षा ऋतु 16 जून से 15 सितंबर तक रहती है। शरद ऋतु 16 सितंबर से 15 सितंबर तक रहेगी। ठीक है। शीत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद। और तमिलनाडु ऐसा राज्य है जहां तटों पर जाड़े के दिनों में यानी कि जनवरी फरवरी महीने में वर्षा होती है। और कौन से मानसून के द्वारा? लौटते हुए मानसून के द्वारा। तो एक ये भी अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद लौटता हुआ मानसून किसको कहा जाता है? तो उत्तर पूर्वी मानसून को लौटता हुआ मानसून कहा जाता है। उत्तर पूर्वी मानसून को लौटता हुआ मानसून कहा जाता है। तीव्र आर्द्र हवाओं को बंगाल में क्या कहते हैं? काल वैशाखी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। काल वैशाखी किसे कहते हैं? तीव्र है और आर्द्र यानी कि नमी युक्त हवाएं, उनको कहते हैं काल वैशाखी। और पूर्वी भारत में क्या कहा जाता है? नॉर्वेस्टर। कर्नाटक एवं दक्षिण भारत में तीव्र आर्द्र हवाओं को क्या कहते हैं? चेरी ब्लॉसम। तो इसमें मिलान वाला आ जाता है, तो काल वैशाखी तो उसको आप बंगाल से मिलान कर देना, और चेरी ब्लॉसम तो दक्षिण भारत या कर्नाटक कुछ दिया होगा, दक्षिण भारत का कोई हिस्सा, तो वहां से तो चेरी ब्लॉसम वर्षा कहा जाता है। इसके बाद आम्र वर्षा आएगा तो केरल कर देना। क्यों? क्योंकि केरल में आम की फसल के लिए लाभदायक होने के कारण तीव्र आर्द्र हवाओं को दक्षिण भारत में क्या कहा जाता है? मैंगो सावर। ठीक। और इसके बाद लू आ जाएगी। तो लू कहाँ चलती है? उत्तर पश्चिमी भारत के शुष्क भागों में, जैसे यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब आदि जगह पर लू का प्रकोप, दिल्ली, इन सब जगह पर लू का प्रयोग देखा जाता है। तो इनके मिलान करने वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप कर देंगे मिलान, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब भारत की बात करते हैं। अरब सागर शाखा का मानसून सबसे पहले जून के प्रथम सप्ताह में कहाँ? भारत के केरल राज्य में आता है। और भारत में सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान लेह, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। ठीक। और दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा अरब सागर के मानसून की तुलना में अधिक शक्तिशाली होती। ठीक है। तो दक्षिण पश्चिमी जो मानसून होता है उसकी बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है वो ज्यादा वर्षा कराएगी अरब सागर की मानसून की शाखा की तुलना में। अब आगे बात करते हैं, थोड़ा सा 2 पॉइंट इसमें और हैं। शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल यानी कि रिट्रीटिंग मानसून सीजन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें दिशा बदल जाती है। अब भारत बात करते हैं भारत की मिट्टियों की। तो किस तरह से मिट्टियां बनी? अभी ऊपर आया था तब हमने पूछे थे 2 क्वेश्चन, खादर बांगड़, तो वही मिट्टियां आ गई भारत की मिट्टियां। तो सबसे पहला क्वेश्चन इससे सीधा सीधा बनता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को, ये अंडरलाइन नहीं किया, हम बताए दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, कितने वर्गों में विभाजित किया है? इंपॉर्टेंट है। तो 8 वर्गों में विभाजित किया गया। अब देख लेते हैं विभिन्न प्रकार की मिट्टियां जो भारत में पाई जाती। नंबर 1, जलोढ़ मिट्टी। तो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को क्या कहेंगे? जलोढ़ मिट्टी। और ये 2 प्रकार की होगी, बांगर और खादर। बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को और खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। देखिए हम भूल जाते थे
तो बांगर मिट्टी में कंकड़ और कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। खादर क्या होगी? नवीन जलोढ़ मिट्टी, और बांगर होगी पुरानी। तो हमने याद रखने का तरीका आपको बता दें, पहले संजय बांगर खेलता था ना, तो वो पुराना है, तो हमने पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर से याद कर लिया, और खादर आजकल की जलोढ़ मिट्टी, आजकल का मतलब नवीन, इतनी नवीन नहीं कल परसों मिट्टी बन गई, इसका मतलब हुआ नवीन। इसके बाद काली मिट्टी की बात करें, मिट्टी भी इंपॉर्टेंट है। तो काली मिट्टी को क्या कहते हैं? रेंगुर। कपासी मिट्टी या ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ या ट्रॉपिकल चेरनोजम भी कहा जाता है। काली मिट्टी का निर्माण पूछ लेता है, तो बेसाल्ट लावा के अपक्षय अपरदन से हुआ, और कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काली मिट्टी में तीव्र जल धारण की क्षमता पाई जाती। अब बात करते हैं लाल मिट्टी की। तो लाल मिट्टी का निर्माण जलवायु परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप कायंत्रित सेलों में विघटन के वियोजन से होता है। ये सब छोड़िए, मेन चीज है लोहे के ऑक्साइड यानी कि फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाल मिट्टी प्रायः उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में भी पाई जाती। अब बात करें लैटेराइट मृदा। लैटेराइट मृदा पर भरपूर मात्रा में क्वेश्चन पूछे गए हैं विभिन्न छोटे बड़े एग्जाम्स। तो लैटेराइट मृदा में एक तो लॉय ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की क्या होती है प्रचुरता, ये भी पूछा गया है। और लैटेराइट मिट्टी कोकोआ, काजू, चाय एवं इलायची की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है लैटेराइट मिट्टी। तो अच्छा ये बताइए, ईंट निर्माण में भी कौन सी मिट्टी का उपयोग होता है? ईंट भट्टा होता है ना ईंट निर्माण, तो उसमें किस प्रकार की मृदा सर्वाधिक उपयुक्त है, ये हमको आप बताएं। अब बात करते हैं कृषि की प्रमुख विधियों के बारे में। तो जल में पौधों को उगाना यानी कि मृदा रहित, मिट्टी नहीं, सीधे सीधे जल, आपने यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे, पाइप में मिट्टी पौधे उगा देते हैं, तो वो कहलाता है हाइड्रोपोनिक्स। फलों का उत्पादन पोमोकल्चर, सब्जियों का उत्पादन ओलेरिकल्चर, बागवानी हॉर्टिकल्चर, अंगूर की खेती विटीकल्चर, मत्स्य पालन वेसिकल्चर, रेशम पालन सेरिकल्चर, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, और फूलों का उत्पादन फ्लोरिकल्चर कहलाता है। वर्मी कल्चर, केंचुओं का उत्पादन। केंचुए किस लिए? खाने के लिए क्या? अभी चाइना नहीं है, इंडिया में रहते हैं अपन। खाद के लिए, खाद्य के लिए नहीं, खाद के लिए उपयोग करते हैं केंचुओं का। अब बात करते हैं भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं और उनसे संबंधित राज्य। तो पूछ लेता है इस योजना का संबंध किस राज्य से है या किन राज्यों से, इनका मिलान कीजिए। 4 राज्य दे देगा और ऑप्शन फिर देगा 1 2 2 3 1 2 3, नन ऑफ दीज, या फिर ऑल ऑफ 3, ऐसे करके ऑप्शन देगा। मजा करता है। तो कैसे? जैसे भाखड़ा नांगल बांध है परियोजना, सबसे पहले तो पूछ लेता है कौन सी नदी पर स्थित। तो सतलज, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। इसके बाद व्यास या पोंग बांध व्यास नदी पर है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। इंदिरा गांधी नहर किस पर? तो व्यास एवं सतलज के संगम पर स्थित है। पूछ लेता है किस किन नदियों की, तो व्यास व सतलज के संगम पर है इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। इसमें हिमाचल प्रदेश नहीं, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब। चंबल, तो चंबल एमपी और राजस्थान। दामोदर घाटी पश्चिम बंगाल व झारखंड। हीराकुंड महानदी पर उड़ीसा में स्थित है। इसके बाद बात करते हैं मयूराक्षी की। तो मयूराक्षी पश्चिम बंगाल झारखंड में स्थित है। कोसी, कोसी बिहार और नेपाल, और तुम्हारा कर्नाटक, तेलंगाना। नागार्जुन सागर इंपॉर्टेंट, कृष्णा नदी पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। गंडक बिहार और नेपाल। फरक्का गंगा भागीरथी वेस्ट बंगाल इंपॉर्टेंट। काकरापारा तापी नदी गुजरात। तवा, तवा नदी, तवा तो एमपी में ही आपको याद होना चाहिए। इसके बाद उकाई भी आजकल बहुत चर्चा में है, चर्चा मतलब एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो उकाई तापी नदी पर और गुजरात इससे लाभान्वित राज्य। मालप्रभा, मालप्रभा नदी कर्नाटक, और पोचमपाडू श्रीराम सागर गोदावरी नदी तेलंगाना। बगलिहार चिनाब नदी जम्मू और कश्मीर।
इंपॉर्टेंट। सरदार सरोवर नर्मदा, इसमें पूछ लेते हैं राज्य कौन कौन से, गुजरात, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र। एमपी, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र सरदार सरोवर। तिलैया बराकर नदी झारखंड। दुलहस्ती चिनाब नदी जम्मू एंड कश्मीर, इंपॉर्टेंट। तुलबुल पूछा है, तुलबुल झेलम नदी जम्मू एंड कश्मीर। तुलबुल कौन सी नदी, झेलम। और दुलहस्ती, दुलहस्ती जम्मू एंड कश्मीर, चिनाब नदी। सरहिंद नहर सतलज नदी पंजाब, जवाहर सागर इंपॉर्टेंट, चंबल राजस्थान। इसके बाद आते हैं, एक मिनट, इरेज क्यों नहीं हो रहा, हट। तो इसके बाद राणा प्रताप सागर चंबल नदी राजस्थान, गांधी सागर चंबल नदी लेकिन एमपी। शिवा समुद्रम मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कावेरी नदी कर्नाटक, बाणसागर सोन नदी बिहार यूपी व एमपी, पंचेट बांध दामोदर नदी झारखंड व पश्चिम बंगाल। शरावती, शरावती नदी कर्नाटक, हसदेव बंगो हसदेव नदी छत्तीसगढ़, शारदा सहायक शारदा गोमती सई उत्तर प्रदेश, मचकुंड, मचकुंड ओडिशा व आंध्र प्रदेश। कंसावती, कंसावती वेस्ट बंगाल, यानी कि कंसावती परियोजना, कंसावती नदी वेस्ट बंगाल। इसके बाद जायकवाड़ी गोदावरी नदी महाराष्ट्र और भद्रा, भद्रा नदी कर्नाटक, भीमा पावना व कृष्णा नदी महाराष्ट्र। तो भीमा महाराष्ट्र की नदी है, ये भी याद रखो। भद्रा कर्नाटक की नदी है, जायकवाड़ी महाराष्ट्र की नदी। घाट प्रवाह, घाट प्रवाह जितना प्रवाह है कर्नाटक है। रिहंद, रिहंद यूपी याद होना ही चाहिए। माता टीला इंपॉर्टेंट, कौन सी नदी पर, ये इंपॉर्टेंट है, माता टीला बांध। बेतवा नदी यूपी व एमपी के बॉर्डर पर। रामगंगा, रामगंगा, रामगंगा नदी उत्तराखंड। टिहरी बांध भागीरथी इंपॉर्टेंट है, टिहरी बांध। और इडुक्की बांध पेरियार नदी केरल, इंपॉर्टेंट। इडुक्की बांध पेरियार नदी केरल, टिहरी बांध भागीरथी नदी उत्तराखंड। अब बात करते हैं प्रमुख खनिज भंडार शीर्ष राज्य। 2019 का डाटा है IMYB का और केंद्र से। तो बॉक्साइट उत्पादन उड़ीसा, कोयला झारखंड 2019 के डेटा के हिसाब से। ग्रेफाइट अरुणाचल प्रदेश, लौह अयस्क उड़ीसा, मैग्नीज अयस्क उड़ीसा। कच्चा तेल पूछ ले तो असम, प्राकृतिक गैस तो असम। ठीक, प्रथम प्रथम याद रखो, द्वितीय तृतीय याद रखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो बॉक्साइट उत्पादन उड़ीसा, कोयला उत्पादन झारखंड, ग्रेफाइट अरुणाचल प्रदेश, लौह अयस्क उड़ीसा, मैग्नीज उड़ीसा, कच्चा तेल असम, प्राकृतिक गैस असम। आगे बढ़ो। इसके बाद बात करें ताम्र, तांबा कहाँ, राजस्थान में। फिर सेकंड नंबर इसका याद कर लेना, झारखंड। फिर तीसरे पर एमपी है। स्वर्ण धातु इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक, फिर राजस्थान, फिर आंध्र प्रदेश। चांदी अयस्क राजस्थान, तो सोना चांदी तांबा और चांदी राजस्थान में भी है, फिर झारखंड, फिर आंध्र प्रदेश। लौह अयस्क मैग्नेटाइट कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश, फिर राजस्थान। हीरा सबसे ज्यादा एमपी, फिर आंध्र प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। फर्स्ट फर्स्ट तो याद ही कर लो, बाकी देख लो। तो भारत प्रमुख खनिज उत्पादक शीर्ष राज्य 2018-19 नहीं, ये डेटा नहीं देखना है भाई। ये बॉक्साइट उड़ीसा और कोयला छत्तीसगढ़ देख लो। बॉक्साइट उत्पादन उड़ीसा, कोयला छत्तीसगढ़, ताम्र अयस्क एमपी, हीरा तांबा नहीं ताम्र अयस्क केवल हीरा एमपी, स्वर्ण कर्नाटक, ग्रेफाइट उड़ीसा, लौह अयस्क उड़ीसा, मैग्नीज अयस्क एमपी, कच्चा तेल राजस्थान। 2018-19 के डेटा से राजस्थान है और अब नए डेटा से क्या हो गया है, असम।
आप जो पहले वाली टेबल बनाई वही। कच्चा तेल अब हो गया है असम, पहले था राजस्थान। प्राकृतिक गैस असम। चांदी अभी भी राजस्थान पे ही टॉप पर है। अब बात करते हैं परिवहन की। परिवहन से भी क्वेश्चन आए हैं, लेखपाल में तो आए हैं, तो आगे भी आने की संभावनाएं हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग का नियंत्रण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी कि सीपीडब्ल्यूडी एवं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। वर्तमान में भारत में कुल 599 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई वाले 5 भारतीय राज्य महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान, एमपी व गुजरात है। याद रखना है क्रम, सबसे ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग महाराष्ट्र में, दूसरा यूपी, तीन तो याद ही रखो, तीसरा राजस्थान, चौथा एमपी, पांचवा गुजरात। ठीक है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, एमपी व गुजरात। अब बात करते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज की। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत भारत के 4 महानगरों मुंबई, चेन्नई और दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इनको जोड़ा गया 5,846 किलोमीटर लंबे राजमार्गों द्वारा। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता याद रखना, क्योंकि वो पूछ लेते हैं कि निम्न में से स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में शामिल महानगर नहीं है। इसके बाद बात करते हैं बेसिक सड़क सांख्यिकी 2017-18 के डेटा के अनुसार सबसे अधिक प्रांतीय राजमार्ग यानी स्टेट हाईवे मामले में महाराष्ट्र टॉप पर है, उसके बाद कर्नाटक और तीसरे पर गुजरात। चौथा राजस्थान, पांचवा आंध्र प्रदेश। जल्द ही इसमें चेंज होने वाला है क्योंकि यूपी की खतरनाक एंट्री होने वाली। इसके बाद रेल परिवहन की बात करें तो भारत में पहली रेलगाड़ी गवर्नर लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे चली। बचपन से पढ़ते आ रहे हो। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना पूछ लेता है 1905 में, और राष्ट्रीयकरण हुआ 1944 में, ये भी पूछ लेता है। तो 1905 में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना, 1944 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण। अब आगे बात करते हैं भारत में उपस्थित रेलवे लाइनों के प्रकार के बारे में। तो भारत में 3 प्रकार की रेलवे लाइंस। भारत में 3 प्रकार की रेलवे लाइंस। एक ब्रॉड गेज बोलते हैं, तो 1.676 मीटर है मार्ग की चौड़ाई, यानी कि 2 पटरियों के बीच का स्थान। मीटर गेज में 1 मीटर होती है, और छोटी लाइन नैरो गेज 762 mm या 610 mm की होती है चौड़ाई, यानी कि पटरियों के बीच। तो 3 तरह की, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। अब आगे बात करते हैं रेलवे जोन और उनके मुख्यालयों के बारे में। रेलवे जोन और उनके मुख्यालय किसके कहाँ पर स्थित है। तो प्रमुख प्रमुख याद कर लेना, खासतौर से यूपी वाले तो याद ही कर लेना कि कौन से रेलवे का मुख्यालय है। तो सबसे पहले बात करते हैं मध्य रेलवे की। तो उसका मुख्यालय है मुंबई, सीएसटी यानी कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। इसके बाद पूर्वी रेलवे का कोलकाता में है, उत्तरी रेलवे का नई दिल्ली में है, और उत्तरी पूर्वी रेलवे का गोरखपुर में है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे मालीगांव गुवाहाटी, दक्षिण रेलवे चेन्नई, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता, पश्चिमी रेलवे मुंबई चर्च गेट, पूर्वी मध्य रेलवे हाजीपुर, उत्तर पश्चिमी रेलवे जयपुर, पूर्वी तटवर्ती रेलवे इसका मुख्यालय है भुवनेश्वर। ठीक। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो है उत्तर मध्य रेलवे इंपॉर्टेंट प्रयागराज, दक्षिण पश्चिमी रेलवे हुबली कर्नाटक, पश्चिमी मध्य रेलवे इंपॉर्टेंट है जबलपुर, और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे इसका मुख्यालय है बिलासपुर में। कोलकाता मेट्रो रेलवे मुख्यालय कोलकाता ही होगा, और दक्षिणी तटीय रेलवे इसका मुख्यालय विशाखापत्तनम में। तो ये थे अभी तक के मुख्यालय। अब आगे बढ़ते हैं।
तो गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म जिसकी लंबाई है 1355.40 मीटर, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है और भारत की पहली प्रथम सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस है, किंतु WAP 5 इंजन से युक्त है। इंजन रहित भारत की प्रथम सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत है। पहले इसका नाम क्या था? ट्रेन 18, जो है इंजन रहित। इंजन सहित तो गतिमान एक्सप्रेस। और वंदे भारत एक्सप्रेस 15 फरवरी 2019 से दिल्ली से बनारस के बीच में चलाई जा रही है। और भारत में सर्वप्रथम मेट्रो रेल का प्रारंभ हुआ था कोलकाता मेट्रो के। इसके बाद आगे बढ़ते हैं वायु परिवहन के बारे में। तो वायु परिवहन भारत में अब सबसे तेजी से बढ़ने वाला परिवहन वाला क्षेत्र है। क्वेश्चन पहला आ जाता है, भारत में पहली हवाई उड़ान कब? तो भारत में पहली हवाई उड़ान 1911 में इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज है, उससे नैनी के बीच में संपन्न हुई थी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1995 को किया गया था। यह प्राधिकरण देश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, घरेलू हवाई अड्डे और नागरिक विमान टर्मिनलों का प्रबंधन करता है। सार्वजनिक निजी हिस्सेदारी यानी कि PPP स्वामित्व वाला भारत का सर्वप्रथम ग्रीन फील्ड, इंपॉर्टेंट है, इस बार भी क्वेश्चन आएगा, देख लेना, यही आएगा, कोचिन लिख लो। सार्वजनिक निजी हिस्सेदारी स्वामित्व वाला भारत का सर्वप्रथम ग्रीन फील्ड विमानपत्तन कौन सा है? कोचीन विमानपत्तन है। ये आया था UPSC 2021, मतलब डायरेक्ट नहीं आया था लेकिन आया यही था। अब बात करें देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और उनके मतलब नाम से कि कौन सा हवाई अड्डा कहाँ। तो नई दिल्ली वाला तो कहा जाता है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोलकाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और नागपुर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अहमदाबाद सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा, वाराणसी लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तिरुचिरापल्ली हवाई अड्डा, कोयम्बटूर के ही नाम पर, जयपुर, मंगलौर के पास। इसके बाद पूछा वही जाता है जिनके नाम किसी महापुरुष के नाम पर। यह नहीं पूछा जाएगा कि मंगलूर हवाई अड्डे का नाम क्या था, ऑप्शन दे रहा मंगलूर, ऐसे थोड़ी होता। जो नाम किसी महापुरुष के नाम पर हैं या हाल फिलहाल में बदले गए हैं, वो वाले क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। इसके बाद जैसे बेंगलुरु वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका नाम है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। पोर्ट ब्लेयर का नाम कर दिया गया है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके बाद कोची का है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हैदराबाद का इंपॉर्टेंट है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कोझिकोड केरल का है कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। गुवाहाटी का अच्छा नाम है लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चेन्नई का है अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंदौर का है देवी अहिल्याबाई होलकर, इनका बहुत अच्छा योगदान रहा है हमारे समाज के उत्थान में, तो इंदौर की देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके बाद लखनऊ, तो लखनऊ का इंपॉर्टेंट है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और श्रीनगर हवाई अड्डे का नाम है शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब बात करते हैं भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जल मार्गों के बारे। तो NH क्या होता है? NH नेशनल हाईवे, नेशनल वाटरवे। NW1 प्रयागराज से हल्दिया के बीच में है, दूरी है 1620 किलोमीटर, स्थापना 1986। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और NW2 सदिया धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी पर है, लंबाई 891 यानी कि दूरी 1988 में स्थापना नहीं पूछेगा, यही पूछे। NW3 कोलम से कोटापुरम यानी कि केरल। NW4 काकीनाडा से मरक्कानम यानी कि गोदावरी कृष्णा नदी क्षेत्र। NW1 NW2 याद रखना, सादिया धुबरी तो ब्रह्मपुत्र नदी और प्रयागराज से हल्दिया NW1
याद रखना, और लंबाई सबसे ज़्यादा 1620 किलोमीटर की। इसके बाद NW4 है, वो है काकीनाडा से मरक्कानम यानी कि गोदावरी कृष्णा नदी क्षेत्र में। इसके बाद NW5 गोबनखली तलचर पारादीप यानी कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बीच में, और NW16 लखीमपुर भंगा। अब बात करते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में। तो कौन सा बंदरगाह किस नदी पर है और कहाँ, कौन से राज्य में? तो कोलकाता का हल्दिया हुगली नदी पर है पश्चिम बंगाल में। चेन्नई का है बंगाल की खाड़ी यानी कि तमिलनाडु में। मुंबई अरब सागर महाराष्ट्र। विशाखापट्टनम बंगाल की खाड़ी आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। केरल कोचीन है केरल अरब सागर। पारादीप बंगाल की खाड़ी उड़ीसा। तूतीकोरिन इंपॉर्टेंट है बंगाल की खाड़ी तमिलनाडु। तूतीकोरिन क्या है बंगाल की खाड़ी में और तमिलनाडु। इसके बाद मुर्मू गांव अरब सागर यानी कि गोवा, और कांडला अरब सागर गुजरात, और न्याव सेवा अरब सागर यानी कि महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट है न्याव सेवा। न्यू मैंगलोर कर्नाटक में होगा, बंगलोर मंगलोर दोनों तो अरब सागर में, और तमिलनाडु में कौन सा होगा एनोर, ये है बंगाल की खाड़ी में तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा शिप रिसाइकलिंग यार्ड, जहाज तोड़ने तो हिंदी बहुत घटिया लिख दी है, अलंग गुजरात में स्थित है। शिप रिसाइकलिंग यार्ड। ठीक है, अब बात करते हैं भारत के उद्योग की। तो लौह इस्पात उद्योग यानी कि आयरन स्टील इंडस्ट्री। तो आधुनिक भारत में प्रथम बार लोहे का सफल उत्पादन होता है 1870 में बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी द्वारा कुल्टी पश्चिम बंगाल नामक स्थान पर। 1907 में तत्कालीन बिहार यानी कि वर्तमान झारखंड राज्य के साकवी वर्तमान जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील टिस्को की स्थापना होती है। इस टिस्को की स्थापना 1907 में हुई। अब बात करते हैं लोहा इस्पात उद्योग की प्रमुख इकाइयों के बारे में। तो बंगाल आयरन एंड वर्क्स कंपनी 1870 में स्थापना होती है कुल्टी पश्चिम बंगाल। और टिस्को यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा टिस्को नाम सुना होगा, तो 1907 में स्थापना साकची झारखंड में। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि इसकी स्थापना 1918 बर्नपुर पश्चिम बंगाल में। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड 1923 भद्रावती कर्नाटक। राउरकेला इंपॉर्टेंट 1959 राउरकेला उड़ीसा। भिलाई 1959 भिलाई छत्तीसगढ़। ये पूछ लेगा राउरकेला कहाँ स्थित है, तो राउरकेला उड़ीसा में। भिलाई कहाँ स्थित है, भिलाई छत्तीसगढ़ में। दुर्गापुर 1959 दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। बोकारो बोकारो झारखंड 1964। सलेम सलेम तमिलनाडु, ये इंपॉर्टेंट है, सलेम नाम से पूछ लेता है, तो सलेम है तमिलनाडु में स्थित। विशाखापट्टनम इस्पात कारखाना 1971 विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। और जिंदल विजयनगर इस्पात कारखाना हॉसपेटे यानी कि कर्नाटक। इंपॉर्टेंट है जिंदल विजयनगर यानी कि हॉसपेटे। विजयनगर से याद रख लेना, हमने आपको हिस्ट्री पढ़ाई है तो कर्नाटक आपको याद आ जाए। इसके बाद आगे बात करते हैं एल्यूमिनियम उद्योग की। एल्यूमिनियम उद्योग। तो एल्यूमिनियम उद्योग का कारखाना सर्वप्रथम भारत में 1937 में पश्चिम बंगाल राज्य के जेके नगर में स्थापित होता है। पश्चिम बंगाल राज्य के जेके नगर में 1937 में। 1965 में सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम एल्यूमिनियम उत्पादक कंपनी भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी कि बाल्को, भारत एल्यूमिनियम लिमिटेड कंपनी यानी कि बाल्को की स्थापना होती है 1965 और पहली बनी कलकत्ता के जेके नगर। तो बाल्को की स्थापना ये भी पूछ लेता है किसके सहयोग से हुई, तो बाल्को कोरबा छत्तीसगढ़ एवं कोयना महाराष्ट्र में होती है। और सहयोगी देश था सोवियत संघ USSR, जो अब टूट के क्या बन गया, रसिया अलग बन गया, बाकी देश अलग।
इसके अलावा नालको दामन जोड़ी यानी कि उड़ीसा में होती है फ्रांस के सहयोग से। तो बाल्को सोवियत संघ के सहयोग से और नालको उड़ीसा में फ्रांस के सहयोग से होती है एल्यूमिनियम बनाने वाली कंपनियों की स्थापना। इसके बाद बात करते हैं हिंडाल्को, बहुत नाम सुना होगा हिंडाल्को, रेणुकूट यूपी में और यूएसए यानी कि अमेरिका की सहायता से। इंडाल्को जेके नगर पश्चिम बंगाल, मुरी झारखंड, अलवाय केरल ये केंद्र हैं कनाडा के सहयोग से। माल्को इटली के सहयोग से चेन्नई, मेटूर, सलेम तमिलनाडु इटली। और वेदांता, वेदांता नाम सुना होगा खूब सारा, तो वेदांता जर्मनी के सहयोग से झारसुगुड़ा यानी कि उड़ीसा। इसके बाद बात करते हैं सूती वस्त्र उद्योग की। तो सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। भारत में सूती वस्त्र की पहली मिल 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की, जो असफल हो गई। और अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, असफल वाला कोई नहीं पूछता, सफल सफल सब पूछते हैं। तो भारत का पहला सफल सूती वस्त्र कारखाना 1854 ईस्वी में बंबई में लगता है कावस जी नाना भाई डावर के द्वारा। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को, और पूर्व का बोस्टन बोस्टन है ये, पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। अब बात करते हैं भारत के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य की, जिससे क्वेश्चन तो आना ही आना है इस बार, क्योंकि आ गए हमारे पास चीता नामीबिया से पकड़ के। तो वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 1972 वाइल्ड लाइफ एक्ट पूछ लें, याद रख लेना, सन 1972 है वाइल्ड लाइफ एक्ट। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। जिम कॉर्बेट भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान। और जिम कॉर्बेट का ही पुराना नाम था हैली नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट, भारत में सर्वप्रथम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि बाघ परियोजना की शुरुआत होती है 1973। पूछ लेगा कहाँ, तो जिम कॉर्बेट। कौन सी योजना, प्रोजेक्ट टाइगर। सन भी पूछ लेगा तो 1973। इसके बाद भारत की जनजातियों की बात करते हैं। तो भारत की जनजातियों में आर्टिकल आपको याद रखना है, कौन सा है, 342। और कोई भी समुदाय जनजाति है या नहीं, इसकी अधिसूचना देने का यानी इसे अधिसूचित करने का अधिकार किसको है, भारत के राष्ट्रपति को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दो पॉलिटी क्वेश्चन हो गए। जनजातियों का वर्णन अनुच्छेद 342 और किसी भी समुदाय को जनजाति घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। और भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या एमपी में पाई जाती है। संख्या की बात कर रहे हैं, परसेंटेज की नहीं। और भील भारत की अब सबसे बड़ी जनजाति, भील भारत की अब सबसे बड़ी जनजाति। अब बात करें भारत और अंटार्कटिका की। तो गंगोत्री वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है अंटार्कटिका वाला। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे डॉक्टर गिरिराज सिरोही, जो बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से थे। यूपी का आदमी है कहीं, तो वो तो कहीं भी पहुंच जाए। कौन, डॉक्टर गिरिराज सिरोही, जो भी बुलंदशहर यूपी से। इसके अलावा अंटार्कटिका में भारत का पहला शोध केंद्र दक्षिण गंगोत्री नाम से 1983-84 में स्थापित किया गया था, जो अब हो गया है अस्तित्व से बाहर। इसके बाद भारत ने अंटार्कटिका पे दूसरे शोध केंद्र मैत्री की स्थापना करी 1988-89 में। और ये नाम आते हैं तीनों, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और तीसरा भारती। तो भारत का तीसरा अनुसंधान केंद्र भारती लॉर्ड्समन हिल्स में स्थित है। तो दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, याद रखना दक्षिण, ये अंटार्कटिका से संबंधित है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या ही बढ़ेंगे, सब तो बढ़ चुके आगे। तो यहाँ पर हमने एक वीडियो में पहले ही करा दिया भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, वन जीव अभ्यारण्य। तो अब सुन लीजिए क्विक रिवीजन सीरीज
कंप्लीट हम कर चुके हैं। आप पीईटी की प्लेलिस्ट में जाइए, क्विक रिवीजन सीरीज कंप्लीट करिए। उसके बाद पीईटी में आपको रीजनिंग के क्वांट के और डीआई के आपको और एंड पैसेज, इन सब के आपको दो दो वीडियो है। आपको लगेगा बस 2 वीडियो इसमें कंप्लीट हो जाए, हाँ जी कंप्लीट हो जाएगा। आप एग्जाम दे के आइए तब बताइए, इससे बाहर हो तो हमें बता। तो इतने वीडियो हैं, आपको दो दो चार चार हैं इनके, देख लीजिए, क्विक रिवीजन देख लो और उसके बाद 1500 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और करंट अफेयर्स देख लो। 80+ बहुत आसानी से आपके फंस जाएंगे एग्जाम में। आपके आएंगे नहीं आएंगे मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम। आप कितना पढ़ के जाते हैं, आपकी बुद्धि में कितना रहता है, उसकी गारंटी हम कैसे ले सकते। फिर एक चीज की गारंटी ले सकते हैं कि हमारे पढ़े हुए से आएगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।